स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे कि इंडिया को क्या करना है ताकि हमारा ग्रिड जो है रिन्यूएबल्स को पचा सके। तो आइए इसे समझते हैं, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि अगर आपका ग्रिड सही नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, सोर्सेज़ की बात नहीं हो रही है, कस्टमर की बात नहीं हो रही है, ग्रिड जो दोनों को बीच में जोड़ता है, अगर वो सही से नहीं है बनाया गया है, वो मतलब आप रेडी करके नहीं रखे हो तो उसको इंटीग्रेट करना यानी रिन्यूएबल एनर्जी उस हालात में इंटीग्रेट करना आपके लिए खतरनाक है क्योंकि वो अनसेफ हो जाता है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। और उसके बाद आप ये भी समझिए कि अगर आप इंटरमिटेंट जनरेशन ऐड करते चले जाते हैं, तो ग्रिड जो है वल्नरेबल और फ्राजाइल हो जाता है, यानी कि कहीं पे भी फॉल्ट होना, जो कि होता ही रहता है। आप इंडिया में कितने भी सबस्टेशन देख लीजिए, सब में कभी ना कभी क्या हर कुछ दिन में अच्छा आज ये ट्रिप किया, आज ये फॉल्ट मारा, आज ये उड़ा, आज ये फूटा, ये होता रहता है। हम लोग उस सबको मैनेज कर पाते हैं क्योंकि ग्रिड का इन्हेरेंट स्ट्रक्चर जो है वो बर्दाश्त कर पा रहा है उसको। लेकिन अगर हम इंटरमिटेंट खूब डालने लगे, तो ये जो ग्रिड की स्ट्रेंथ है, बम-बम जो टिकाऊ है, वो नहीं रह पाएगा। तो ये नाजुक बनाता है, यानी कि कैस्केड फेलियर होता है। जैसे कि अगर आप लोगों को कुछ दिन पहले पता होगा कि थोड़ा-सा फेलियर हुआ, साउथ ऑस्ट्रेलिया में ब्लैकआउट हो गया। थोड़ा-सा ग्लिच मारा, इंग्लैंड और वेल्स में फ्रीक्वेंसी डिप कर गया। मतलब जनरली पावर कब कट किया जाता है? जब आपका पावर प्रोडक्शन नहीं मैच कर रहा। तो आप कैसे चेक कर रहे हो कि प्रोडक्शन मैच कर रहा है कि नहीं? आप फ्रीक्वेंसी चेक करते हो। तो जनरली जो फ्रीक्वेंसी है उसका एक रेड लाइन दिया जाता है। जैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है, तो एक रेड लाइन होगा जो हर पावर डिस्ट्रीब्यूटर के पास मतलब जो अ, मैनेज कर रहे हैं पावर को, उनके पास रहेगा कि फ्रीक्वेंसी रेड लाइन के पास पहुंच रहा है, ट्रिप करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए रहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लोड हो गया, यानी कि 45 हर्ट्ज तक उतर गया, सारे के सारे जनरेटर के सेफ्टी स्विच ट्रिप करने लगेंगे, वो सब का सब बंद हो जाएगा। इसीलिए अगर कभी ऐसा होता है कि भैया आपने लोड डाला, फ्रीक्वेंसी थोड़ा-सा घटा, उतने देर में कंप्यूटर पकड़ेगा, स्टीम बढ़ा देगा, आपका लोड वापस आ जाएगा, यानी कि मतलब फिर से स्पिनिंग मास आ जाएगा, तो आप घूम फिर के पहुंच जाओगे 50 हर्ट्ज पे। 50 से ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। थोड़ा-सा बफर ऑब्वियसली रहता है। एक रेड लाइन दोनों तरफ रहता है, ऊपर या नीचे दोनों तरफ रहता है। जनरली ऊपर कभी जाता नहीं है, बट नीचे जाता है। नीचे का मतलब कि आप लोड खींच रहे हो, उससे ज़्यादा उतना प्रोडक्शन नहीं है। जैसे आपने सोलर फार्म पे लोड लगाया हुआ था, धूप कम हो गया, आप धड़-धड़ा के वो लोड खींचने लग गया, फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो जनरली कंप्यूटर कोशिश करेगा कि ठीक है भैया लोड बढ़ रहा है, हम स्टीम प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन हर चीज़ का लिमिट होता है। जनरेटर जैसे मान लीजिए अगर आपका 600 मेगावाट का है, वो 600 मेगावाट पे अगर चल रहा है तो और कितना बढ़ाएगा वो अपना पावर। तो हर जगह पे थोड़ा-सा बफर रखा जाता है इसी चीज़ के लिए, लेकिन उस सब का लिमिट है। अगर लिमिट क्रॉस होने लगा कि फ्रीक्वेंसी घटते जाए, थोड़ा देर के लिए हैंडल किया जाएगा कि क्योंकि एक होता है ना कि टेम्परेरी स्पाइक है कि एक्चुअल लोड है, वो थोड़ा-सा दिया जाएगा। फिर देखें तब भी घट रहा है, डिस्कनेक्ट करेंगे, लोड शेडिंग शुरू कर दिया जाएगा ताकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नीचे नहीं जाए। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत नीचे उतर गया, पूरा देश का बिजली गायब हो सकता है क्योंकि सारे प्लांट के जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो ट्रिप मार जाएँगे। तो इसीलिए रेड लाइन में जाने पे जो कि आप समझिए इंग्लैंड और वेल्स में एक बार हुआ, धड़-धड़ा के बहुत बड़ा सेक्शन स्वाहा हो गया। फिर टेक्सास में भी वही हुआ कि 1-2 पावर प्लांट गए, फ्रीक्वेंसी बहुत नीचे आया, धड़-धड़ा के पूरा टेक्सास आउटेज हो गया और टेक्सास का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। मतलब आप समझिए इंडिया जितना है ना, 3 इंडिया आप ठूँस सकते हो इसमें क्या बोलते हैं अमेरिका में सरफेस एरिया के मामले में। तो टेक्सास काफ़ी बड़ा जगह है, स्वाहा। अब वहाँ पे इससे पहले 400-500 दिन तक लाइन नहीं भागा है। मतलब वहाँ पावर आउटेज बड़ी बात होती है। अब वो एकदम ठंडे में खत्म, स्वाहा और बहुत गंदा सीरियस प्रॉब्लम बन गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरमिटेंट जनरेटर आप बस डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो और वो उसके बारे में आप सोच नहीं रहे हो, कंपनसेट नहीं कर रहे हो, ग्रिड हेल्दी नहीं है, बोल जाएँगे। यानी कि कहीं पे भी किसी भी जगह फॉल्ट हो सकता है। फॉल्ट यहाँ हो सकता है, वो पूरा एरिया उड़ जाएगा। इंडिया के इसमें हम लोग जनरली कहा जाता है 3 से 4 सेक्शन में बाँटे गए हैं। आराम से ऐसा हो सकता है कि एक सेक्शन के चलते-चलते बाकी सारे सेक्शन को या तो आइसोलेट करना पड़ेगा या वो भी डाउन हो जाएँगे। तो ये बहुत समझिए। तो अगर डिप्लॉयमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, यानी सरकार जो स्ट्रैटेजी लगा रहा है, जो प्लान्स बना रहा है, जो इंसेंटिव्स दे रहा है, वो सब ठीक से प्लान नहीं है, तो इससे फेलियर आएगा। और फेलियर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फेलियर का मतलब है लॉस ऑफ आरओआई, यानी कि सोलर फार्म गवर्नमेंट चाहती है कि आप बनाओ, आपको इंसेंटिव दे रही है, आपने सोलर फार्म बनाने लगे, लेकिन उससे ग्रिड बार-बार डाउन होने लगा, तो सोलर फार्म तभी ना पैसा बना सकता है जब ग्रिड हेल्दी और ग्रिड खा रहा हो बिजली। ग्रिड बिजली नहीं खा रहा है क्योंकि वो डाउन है या पावर कर्टेलमेंट करना पड़ रहा है, आपका आरओआई नहीं होगा। जैसे आपने बनाने टाइम कैलकुलेशन किया था कि सर अभी इस रेट पे बिजली बिक रही है और हमको इतना बिजली खा ही नहीं रहे तो हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्लानिंग पहले से नहीं किया जाए, तो मामला गंभीर हो सकता है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अगर मिसमैनेजमेंट किया जाता है, पब्लिक हेट करने लग जाती है। जैसे कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कोई कि आई हेट सोलर, जैसे कि भैया सोलर आके इसको धोया है। इसलिए भैया सोलर से तो क्या लेना-देना है? मतलब और ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर इस तरह का होने लगे, जहाँ पे आप सोचिए एक ऐसे देश में रह रहे हो, एक ऐसे स्टेट में रह रहे हो, जहाँ लाइन कभी भागा ही नहीं है पिछले 800 दिन से,
सोचना भी नहीं पड़ता आपको उसके बारे में, और वहाँ ऐसा एकदम ठंडे में जहाँ लोग जम जा रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं क्योंकि लाइन चला गया, और लाइन इतना अच्छा था, आपने इन्वर्टर सुना नहीं है, जनरेटर नहीं सुना है, सब बोल गए, तो ऑब्वियसली लोग हेट करेंगे। और उस टाइम अगर कोई मीडिया न्यूज़ एजेंसी हल्ला कर दी कि विंड फार्म फ्रीज हो गया था, जबकि फोटो जो दिखा रहे थे वो आयरलैंड का था, तो समझ रहे, बहुत ज़्यादा हेट रेट आ जाता है लोगों का। और वही बता रहा कि सोलर अगर इंडिया ही खूब डालने लगा, दिन भर में हमारा ग्रिड कोलैप्स करने लग जाएगा, दिन में ही लाइन भागने लग जाएगा। और अगर कोई न्यूज़ वाले पकड़ लिए कि सोलर के चलते हो रहा है, धड़-धड़ा के पूरी पब्लिक हेट करने लग जाएगी सोलर को। तो समझना बहुत ज़रूरी है, अगर हम लोग तैयारी नहीं किए, पहले बिगड़ने के बाद नहीं, पहले से नहीं किए, तो ग्रिड सुरक्षित नहीं रहेगा, ग्रिड सुरक्षित नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ होगा ही, और अच्छा चांसेस है कि कभी स्वाहा। और अभी रिसेंटली एक और इवेंट हुआ था अमेरिका में 2022 में, जो कि मतलब पब्लिक तक नहीं वो पहुंचा, लेकिन बैकग्राउंड में सब लोगों की बैंड बजा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक जगह फॉल्ट हुआ, देखते देखते 2 गीगावाट आउट हो गया। थैंकफुली उनके पास इतना स्पेयर कैपेसिटी था, इतना इंटरकनेक्ट्स थे कि बैलेंस कर लिए, लेकिन एकाएक लोगों की बैंड बज गई कि भैया ये क्या हो गया कि यहाँ पे एक ग्लिच मारा, देखते देखते पूरा ग्रिड बोल जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग पहले से प्लान नहीं करते हैं, इनएडिक्वेट डेवलपमेंट रखते हैं, तो उड़ना ग्रिड अलग बात है, लॉस ऑफ रेवेन्यू होने लगेगा, तो और लोगों का ये खत्म हो जाएगा ना कि सर पहले तो सोलर बनाते थे, बहुत प्रॉफिट होता था, अब नहीं बनाता है कोई सोलर फार्म क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो समझ रहे, हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का गोल है, एनर्जी इंडिपेंडेंस का जो गोल है, वो हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो समझ रहे, इसके बारे में जो लोगों का है ना कि ऐसे बस आप नहीं जोड़ सकते, बात एकदम सच है, लेकिन हमको उसके लिए तैयारी करना है। सोल्यूशन है, बस आपको मामले की गंभीरता बताना चाह रहे हैं कि अच्छे अच्छे देश डोल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से ले लीजिए, चाहे इंग्लैंड से ले लीजिए, चाहे अमेरिका से लीजिए, चाहे इंडिया में ही ले लीजिए, लेकिन बातें हमारे यहाँ तो रोजे भागता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये मामला सीरियस है। तो बात है सबसे बड़ा मजबूती जो लाता है इंटरकनेक्ट, जैसे ये इंडिया का कुछ साल पुराना इंटरकनेक्ट है, HVDC लाइंस है, नॉर्मल AC लाइंस है, ये सारे देख रहे हैं कि मतलब हमारा नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट करके जो हमारा इंटरकनेक्ट है, ये सब देश का बड़ा लोड को इधर उधर कर पाता है। जैसे इंडिया, मुझे हंसी लगती है कि सब लोग बोलते हैं वो DC दूर नहीं जाता, इसलिए पूरा इंडिया चल रहा है DC पे। सबसे बड़ा इंडिया का लिंक है ईस्ट आगरा कॉरिडोर जो है, वो सबसे हाईएस्ट पावर का है, 800 kV का है, और आखिरी बार जब मैंने चेक किया था 8 गीगावाट वो इधर से उधर करता है। वो समझिए आपका नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर से लेके ईस्ट कॉरिडोर में डंप करके वो नॉर्थ कॉरिडोर तक तीनों को जोड़ पाता है, और ये वर्ल्ड का पहला है। ठंडे दिमाग समझिए, इंडिया इतना आगे चल रहा है इस चीज़ में, वर्ल्ड का पहला इंडिया में है ट्रिपल पॉइंट। जनरली जितना HVDC है, चाहे चाइना में ही लीजिए चाहे यूरोप में लीजिए, जनरली वो बैक एंड फोर्थ है। जैसे आपका ये देख लीजिए, ये एक बैक लिंक है जो आपका नॉर्थ कॉरिडोर से वेस्ट कॉरिडोर में डाल रहा है, दूसरा यहाँ से मुंबई का एरिया वाला कॉरिडोर से सेंट्रल वेस्ट तक में ले जा रहा है। तो ये सब हो गया A to B। इंडिया में बहुत सारे A to B है, और ये पुराना मैप है बाय द वे। और ऐसा HVDC बनाना कि वो ABC हो, ये प्लैनेट में पहली बार इंडिया में हुआ, ईस्ट आगरा कॉरिडोर। और इंडिया में ही सब मेरे कमेंट में लिख रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है क्या कि भैया DC नहीं दूर सकते, इंडिया है। तो ये समझना बहुत जरूरी कि तो ये सब बनाया कैसे है, राइट। ये सब तो आदम जमाने की बात कर रहा हूँ, 2018 तक में ये बन चुका था। तो आइडिया जो हमारा उस टाइम पे था वो था कि सेंट्रलाइज जनरेशन हो गई, यानी कि आपके नॉर्थ में मान लीजिए 50 ठो प्लांट्स होंगे, आपके वेस्ट में 25 ठो प्लांट होंगे, साउथ में 60 होंगे, ऐसे ऐसे करके प्लांट्स है, कोल पावर प्लांट्स हो, हाइड्रो हो, ऐसे ऐसे करके प्लांट्स होंगे, और उस सबको हम कनेक्ट करेंगे। ये सेंट्रलाइज्ड फिलोसफी पे बनाया गया है, यानी कि बड़े बड़े बम पावर प्लांट है, उससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दिमाग उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। मतलब आपका एकदम सेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से बांटो। अब ट्रिक ये है कि रिन्यूएबल जो है मिक्स है। रिन्यूएबल किस चीज़ का मिक्स है, वो आपको समझिए डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज दोनों है। यानी कि अभी भी आपका कह सकते हो सोलर फार्म जो है, जैसे कि राजस्थान में, यानी कि वो समझिए ऑलमोस्ट गिनाएगा, कुछ वेस्ट में गिनाएगा, कुछ नॉर्थ में गिनाएगा। तो नॉर्थ में एक ठो उन्होंने दे दिया 2 गीगावाट का, ये ऑलमोस्ट वैसा है जैसे आपका नॉर्मल कोल पावर प्लांट होता था, कि एक बड़ा प्लांट है, वहाँ से बिजली निकल रही है, ठीक है, बल्ले बल्ले। बस उसमें एक ट्रिक है कि दिन भर नहीं आता है, 24/7 नहीं है, और थ्रॉटल भी उतना नहीं देते, वो बस देता है जब उसको मन होता है, ठीक है। फिर आप मतलब ये गुजरात में भी 1-2 जगह पे आपको बम सोलर फार्म है, मिल रहा है, ठीक है। अब रहा बात की, ये तो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाला कि कहीं जगह पे बांट रहे हो आप, तो घूम फिर के वो ऑलमोस्ट वैसा ही लगेगा जैसे कोयला पावर प्लांट्स होते हैं। ट्रिक ये है कि अब सबके घर में भी लगा हुआ है, सबके घर में। अब बोलेंगे क्या उससे फर्क पड़ता है? एक घर के ऊपर सोलर लगने से फर्क नहीं पड़ता, 100 घर के ऊपर सोलर लगने से बहुत फर्क पड़ता है, 10,000 घर के ऊपर सोलर होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो समझ रहे, मतलब बेसिकली अब हम लोग मिक्स कर दिया है, यानी कि बड़े बड़े फार्म से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब आपको ऐसा ग्रिड चाहिए जो मतलब कि सब लोग थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं, उसको भी समझ सके। फिर अब ये तो हो गया सोलर का, इसका आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि धूप कब निकल रहा है, कब डूब रहा है, रात में नहीं आएगा। विंड अब इसमें आप ऐड कर देते हो कि थोड़ा सा विंड इधर है। इंडिया इस मामले में थोड़ा पीछे चल रहा है
कि हम लोग ऑफशोर विंड में अभी कूदे नहीं है ढंग से, हमें बहुत ज़रूरत है। लेकिन मान लिया विंड लगा तो है इंडिया में, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, कम है। अब वो कभी भी मूड हो जाता है उसका कि शाम को बहने लग जाते हैं, रात को बहने लग जाते हैं। तो ये सब आप समझ रहे कि हर चीज़ फैल गया है, हर चीज़ छितरा गया है। विंड है, आपका सोलर है, ये दोनों जो है रैंडम एनर्जी कभी भी कहीं से भी डंप कर सकता है। तो ये डिसेंट्रलाइज और रैंडम लोकेशन का कोई लेना देना। कोल पावर प्लांट्स हम लोग पहले सोच के बनाते थे कि यहाँ पे बनाते हैं, क्यों? यहाँ पे पानी है, यहाँ पे आपका मतलब सबस्टेशन बनाना सस्ता पड़ेगा, यहाँ तक इंटरकनेक्ट कराना सस्ता है। सोलर में आप वैसा नहीं कर सकते, कहाँ पे सनलाइट मिलेगा आपको वहाँ बनाना पड़ेगा। तो समझ रहे, हमारे पास से कंट्रोल खो गया, रैंडम है हमारे लिए। किसके घर के ऊपर है, आप थोड़ी डिजाइन करो कि सर ये घर के ऊपर हम सोलर लगाएंगे, उसके लिए यहाँ पे सबस्टेशन लगाएंगे, वैसा थोड़े। सबस्टेशन था, उसी सबस्टेशन का कैपेसिटी बढ़ाइए आप। तो समझ, इंटरकनेक्ट का जो हमारा फिलॉसफी था वो बदल गया है। मतलब पहले था ये प्लांट, इसको जोड़ो, काम खत्म। अब है कि अच्छा सबके पास अपना छोटा छोटा प्लांट है, रैंडमली मेरे बीच में कहीं से आ सकता है कि भैया 2 गीगावाट का। इंडिया में हो रहा है ऐसा कि कई सारे प्लांट्स का प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ रहा है कि सर सबस्टेशन नहीं है, या खर्चा उठा के बनाना पड़ा कि सबस्टेशन भी हम बनाते हैं, हाई वोल्टेज इंटरकनेक्ट भी हम बनाते हैं, तब जाके हम आपको दे पाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या कमी है? अभी कमी है कि हमारा स्केल और कैपेसिटी नहीं है। बोल रहे हैं पूरा फिलॉसफी, आइडिया सही है, सही रास्ते पे देश चल रहा है, बस इसे हमें ग्रो करना है। मतलब समझिए अभी पौधा ही है, हमें पेड़ चाहिए, खूब बम चाहिए, ताकि ऐसा हो कि कभी भी आपका एक सोलर फार्म ये हो गया, फॉल्ट हो गया उसमें कुछ, या ग्लिच मार गया, होता ही है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं सर, बाकी सारे लोग लोड संभाल लेंगे। कभी विंड थोड़ा बह गए, भावनाओं में बह गए, वो बोले भैया पावर हम दूसरे जगह दे दें। मान लीजिए आपका नॉर्थ ईस्ट में हाइड्रो थोड़ा बह गया, बहुत ज़्यादा ये हाइड्रो पावर आ गया, थोड़ा बहने लगे, ईस्ट बोलेगा सर हम खा लेते हैं ना, आप काहे लोड लेते हो, हम खा लेते हैं, आप बंद मत करो, हम खा लेते हैं। आप यही चाहते हो कि पूरा कहीं से भी एनर्जी बने, कहीं पे भी कंज्यूम हो, इंडिया एक बड़ा नेटवर्क के तौर पे संभाल सके। तो इंटरकनेक्ट के बिना ये नहीं होने वाला। ये हर देश अब वहां पहुंच रहा है। जर्मनी का इतना बुरा हालत है, मतलब समझिए नॉर्थ जर्मनी में बम रिन्यूएबल्स, साउथ जर्मनी में कोयला जलाना पड़ रहा है, कनेक्टेड ही नहीं है कंट्री। अब इंडिया भी उतना कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं, देख लीजिए कि मतलब नॉर्थ वेस्ट साउथ कुछ लिंक्स हैं, बम कनेक्शन नहीं है कि एकदम हम संभाल लेंगे, वैसा नहीं है। बहुत कमजोर कड़ी है। यही हमारा कड़ी जो है टूट रहा है जब हम लोग सोलर बढ़ाना चाह रहे हैं, जब विंड बढ़ाना चाह रहे हैं। वो बोल रहा है सर हम बने नहीं है इस हिसाब से कि आप कहीं पे भी और रैंडमली इस घर में 2 किलोवाट ला ले, बोले क्या फर्क पड़ता है सर, ये पूरे मोहल्ला में 600-700 लोग लगा दिए, अब फर्क पड़ रहा है। अरे सर ये स्कूल डालने लगा 10-10 किलोवाट से लेकर 100-100 किलोवाट का, सर ये आपका वेयर हाउस डाल रहे हैं 100 किलोवाट का, सर ये होटल लगा दिया 500 किलोवाट का, हॉस्पिटल लगा दिया दो मतलब समझिए कई 100 किलोवाट का या मेगावाट में। तो आप समझ रहे, मतलब बात बहुत फैल गई है। अगर हमारा ग्रिड उसके हिसाब से नहीं फैला, उसे संभाल नहीं पाएंगे, टूटने लगेगा। तो यही करना है ग्रिड को। ग्रिड अभी हमारा कमजोर कड़ी है। अगर ग्रिड धड़धड़ा के गवर्नमेंट पहले, ये नहीं कि अच्छा यहाँ बनेगा तब हम बनाएंगे, वहां बनेगा ही नहीं, समझ रहे, दोनों फंसते रह जाएंगे। हम लोग को ऐसा करना है कि सबको इंटरकनेक्ट करना है, ताकि एनर्जी कहीं पे भी बने, कहीं पे भी खपत हो जाए। क्या ऐसा कर सकते हैं? इंडिया बोल रहे हैं लीडिंग है, चाइना लीडिंग है और इंडिया लीडिंग है HVDC में। हम लोग बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, बस हमें समझना है कि पहले बनाना है, इंतजार नहीं करना कि टूट जाए, क्रैश हो जाए, क्योंकि तब इंसेंटिव खत्म हो जाए। इंसेंटिव खत्म होगा, लोग पैसा देना बंद कर देंगे। तो ये आगे बढ़ाना है, क्योंकि बोलिए हम लोग ये स्टैंडर्ड से हट के अब जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर में, ये दोनों के मिक्स की, रैंडमली सबके घर में भी है, और सोलर फार्म्स भी बन रहे हैं, विंड फार्म्स भी बन रहे हैं, और बहुत सारे और चीज को भी ऐड किया जा सकता है। तो इंटरकनेक्ट के हम लोग को बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है। फेलियर करेगा इस जगह पे बोल जाएंगे। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज के बारे में। तो इसका मैंने साइंस थर्सडे में, पिछले साइंस थर्सडे में बहुत अच्छा डिटेल वीडियो बनाया इंडिया का रिलेटेड, इसके बारे में, E2S पावर के बारे में। तो बात वही समझिए, हमें जरूरत क्यों है एनर्जी स्टोरेज का? अभी हमारे पास इंटरमिटेंट सप्लाई एंड डिमांड दोनों इंटरमिटेंट हो गया। पहले क्या था कि जो आपके कोल पावर प्लांट्स हैं वो बम है, वो सर लोड बढ़ रहा है, वो थ्रॉटल बढ़ा देते थे, सर लोड घट रहा है, वो घटा देते थे, ऐसे चल रहा था, ठीक है। वो मतलब डिमांड कर्व को वो फॉलो करते जा रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, बम, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब ऐसा है, डिमांड बढ़ रहा है, घट रहा है अपने मूड से, ठीक है, वो हो रहा है। आपका सप्लाई भी अपना मूड में आ गया, सप्लाई की हम नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ जाएंगे, हम बहुत, अरे अरे, समझ रहे, वो ढिंकी चिक्का जो हो जा रहा है, वो अनबैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये दोनों बैलेंस को आप कैसे बैलेंस करोगे? नहीं कर सकते, बीच में बफर डालना पड़ेगा। तो यही एनर्जी स्टोरेज जो बोल रहे हैं, मतलब बस वही, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है हमें, प्रॉब्लम की बफर नहीं है बीच में। तो जनरली जैसे मान लीजिए कि आपका दिन में बहुत ज़्यादा सोलर प्रोड्यूस हो रहा था, आप क्या करोगे? अभी उसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं पावर कर्टेलमेंट। और फिर शाम को बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, आप क्या करोगे? सोलर धूप को तो वापस नहीं खींच के ले आओगे ना, तो अब आपको ये जलाना पड़ेगा, जो आपको दिल्ली में खूब जगह मिलेगा, जेट इंजन पावर प्लांट्स, इसे हम लोग पीकर पावर प्लांट्स कहते हैं। पीकर पावर प्लांट चलाओ नेचुरल गैस से। तो ये अभी हो रहा है इंडिया में कि हमारे पास पावर की कमी नहीं है, बस पावर रख नहीं पा रहे हैं कहीं पे, बफर नहीं कर पा रहे हैं उसको।
और जैसे-जैसे हम लोग सोलर का स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं ना कि आराम से इंडिया का जितना पावर कंजम्पशन है, अगर बड़ा बफर लगा देते हैं नेशनली स्पीकिंग, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो भाई हम लोग को सप्लाई एंड डिमांड के बीच में बफर चाहिए, तब जाके ग्रिड सेफ रहेगा और स्टेबल रहेगा। ये नहीं कि भैया यहाँ पे ये कैस्केड फेल हुआ, धड़-धड़ा के बंद कर दो। और इसके लिए सबसे बढ़िया औजार है रीपर्पसिंग ओल्ड पावर प्लांट्स, मतलब कि जितने भी कोयले के पावर प्लांट्स हैं इंडिया में लगभग 150 एक्टिव हैं, तो वो सारे को रिकन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि सेम लीजिए, उसमें बस कोयला का बॉयलर जहाँ पे है उसको हटा दीजिए, वहाँ पे आप ये ग्राफाइट हीटिंग ब्लॉक डाल दीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। साइड इफेक्ट है उसमें कि ये राउंड ट्रिप इफिशिएंसी खराब है, यानी कि ये मान लीजिए अगर आपका खाता है 10 गीगावाट खाता है, 10 गीगावाट लौटा नहीं सकेगा, उसका सिर्फ 2.5 गीगावाट या 3 लौटा पाएगा। तो बोले तो काफ़ी वेस्टेज है। सर दिन में आप बंद कर रहे थे, बंद करना वर्सेस अच्छा दे दो हमको, हम थोड़ा सा लौटा देंगे, वो सीधा प्राइसलेस हो जाता है। और रहा बात इसमें, ये समझिए जैसे आप लोग घर में आप कुछ भी खरीदते हो तो इन्वर्टर खरीदते हो आप, ये कोई भी आप किसी भी एटीएम में जाइए, कहीं पे भी पूरा इंडिया में आप देखते होंगे उसमें लगाया जाता है डबल कन्वर्शन यूपीएस। इनएफिशिएंट है, क्यों लगाते हैं? ताकि सेफ बिजली जाए आपके इक्विपमेंट में, सर्वर्स में, सब जगह वही होता है कि बिजली आता है वो डबल कन्वर्शन यूपीएस में जाता है, तब उससे इक्विपमेंट चलाए जाते हैं। आप रिस्क नहीं ले सकते, और हम लोग पूरा देश के साथ रिस्क ले रहे हैं कि भैया सबके इन्वर्टर पे भरोसे चलो, वैसे नहीं चलेगा। तो उसको कैसे सॉल्व करें? ये सब में स्पिनिंग मास होता है, यानी कि जो स्टीम टरबाइन है वो काफ़ी भारी चीज़ है, 100 टन से लेके कई 100 टन तक का होता है, और वो एक शाफ्ट में रहता है। टरबाइन है, जनरेटर ये घूम रहे हैं, ये कई 100 टन का इनर्शिया रखता है। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा लोड बढ़ा, इनर्शिया उसको डैम्पन कर देता है, मतलब जो स्पाइक आपका ऐसे सीधे उड़ाने वाला था वो धीरे से बढ़ता है, इतना वो धीरे बढ़ता है कि कंप्यूटर बोलता है सर लोड बढ़ रहा है, स्टीम बढ़ा देते हैं। अरे सर लोड घट रहा है, वो भागने की कोशिश करता है, कोशिश तो वही ना, लोड जैसे मान लिया आपने 10 मेगावाट का ये चला रहे थे, फर्नस चला रहे थे, बम बम एकदम बिजली खा रहे थे, हो गया पॉट मेल्ट हो गया, अब आप डिस्कनेक्ट किए, 10 मेगावाट का एनर्जी खत्म, ओवर प्रोडक्शन होने लगा। क्या होगा? स्पीड बढ़ने लगे, स्पीड बढ़ने की कोशिश करेगा, 1500 आरपीएम है, वो कोशिश करेगा एक काम करो 1501 आरपीएम करो, 1502 आरपीएम करो, कुछ सेकंड तक कंप्यूटर देखेगा, मतलब 1505 आरपीएम हो रहा है, स्टीम बोलेगा सर इसका प्रेशर घटाओ, थोड़ा भागने वाला है। इनर्शिया, यही इनर्शिया देश को बचा के रखा हुआ है। अगर हम लोग हर जगह इनर्शिया को हटा के इन्वर्टर लगा दिए, भगवान भरोसे हो जाएंगे, जो कि 2022 में अमेरिका को तमाचा पड़ चुका है। सोचिए 250 किलोवाट का एक जगह पे उप्स हुआ, दड़दड़ा के 2 गीगावाट बंद हो गया। तो ये हमारे साथ भी होने लगेगा, और वो ना हो उसके लिए आपको चाहिए इनर्शिया। इनर्शिया कहाँ से आता है? कोल पावर प्लांट से। तो कोल पावर प्लांट में कोयला ना जला के बैटरी का व्यवस्था कर दे। बैटरी क्या होगा? आपका ग्राफाइट ब्लॉक्स। डिटेल वीडियो कल मैंने बनाया था। तो बोल रहा है हमारे पास वो पहले से बन चुका है, ये सब इन्वेस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं, नया कुछ नहीं करना है, और पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके बदले वो आपको इनर्शिया देता है, और नया मतलब बेसिकली जो आपका पुराना एसेट है उसे रीयूज कर पाते हैं। अभी 2 साल पहले ही आप लोग को पता होगा इंडिया में कोयला का शॉर्टेज हो गया था, बारिश के चलते बहुत सारे खदान डूब गए थे, तो बहुत गंदा आउटपुट हुआ था, इंडिया का 4-5 स्टेट का बैंड बच गया था। तो उस सब टाइम में तो सीधे सीधे चुपचाप से पैसा लो, कोयला का ही दाम बढ़ रहा है तो चुपचाप से पैसा लो, ये कर दो। और ये समझिए रीयूज़ करने से सबसे पहले सरकार को कम दर्द होगा, प्लस ग्रिड में इनर्शिया आएगा, ताकि और सोलर लगाने से ये नहीं हो कि अरे सर हमने लगा तो दिया लेकिन एक जगह कोई छींका, काम खत्म। और स्टोरेज, मतलब ठीक है दिन में बहुत पावर आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है सर, बंद मत करो, हम खा लेते हैं, हम खा लेते हैं, पचा लेते हैं, फिर शाम को बहुत लोड पड़ रहा है, अरे सर हम दे देते हैं ना, यही करना है। अब बोलेंगे 25% ही लौटा रहे, काफ़ी है। 25% अगर नहीं आता है तो आपको वो मतलब नेचुरल गैस का पीकर प्लांट चलाना पड़ेगा, उससे बेटर है। और उससे भी बेटर क्या ऑप्शन है, लेकिन वो पम्प्ड हाइड्रो कहते हैं। पम्प्ड हाइड्रो वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि इसमें रेड टेप बहुत ज़्यादा है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के चलते, जबकि हम लोग 1977 से बना चुके हैं, एक बस गोल 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 घूमते रहता है, कोई इसको मतलब सीरियसली मतलब अरे कौन ये करेगा, कौन वो करेगा, घूम फिर के। मतलब जापान ने एक बार ये बनाया था सी बेस्ड पम्प्ड हाइड्रो, यानी कि जनरली जैसे अमेरिका में काफ़ी सारे हैं वो लेक बेस्ड हैं, लेक है, लेक से खींच रहा है, बड़ा लेक्स है, हमारे पास उतने बड़े लेक्स नहीं है फ्रेश वाटर के, तो सी से ही करना पड़ेगा। सी में फ़ायदा, पानी का टेंशन नहीं है, साइड इफेक्ट मतलब वो करोजन और बार्निकल्स मतलब ऑर्गेनिक्स बायोफाउलिंग बहुत होता है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन किया जा सकता है। जापान बनाया था और काफ़ी साल यूज़ किया, और उसको 2016 में शायद डिकमीशन किया है। तो पम्प्ड हाइड्रो मैं तो वही चाहता हूँ, देश के लिए सबसे बढ़िया पम्प्ड हाइड्रो। अभी तो इजराइल पम्प्ड हाइड्रो बनाने में लग गया है, और वो तो सीधे दो, जो मैं बोलता हूँ ना, क्लोज लूप बना सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि समुद्र को छुओ या मतलब नदी को छेड़ो, सीधे भैया 2 पॉन्ड है, एक ऊपर है एक नीचे, काम खत्म। वो इजराइल कर रहा है, तो ये समझना, वो मैं चाहता हूँ वही सबसे बेस्ट वही है, लेकिन इतना रेड टेप है कि इंडिया में होते होते नहीं होने वाला है।
भैया सर कोयला पावर प्लांट है ना जो आपको बंद करना पड़ रहा है, कई सारे प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं कि पानी खत्म हो रहा है। सर ये इंडिया का पहला नॉर्थ करणपुर में जो बनाया गया सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर यूज़ कर रहा है, यानी कि पानी सीधे बाहर नहीं छोड़ा जा रहा है। तो बहुत कम पानी लगता है, ज़ीरो नहीं, मैं एकदम क्लियर करना, ऐसा नहीं कि पानी कंप्लीट साइकिल है, लेकिन बहुत कम वेस्ट हो गया है। मतलब कंपेयर टू जहाँ पे कोल पावर प्लांट लगा, यहाँ पानी खत्म हो गया, यहाँ लोग मर गए, वैसा नहीं है। तो इसमें आराम से हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो पानी का समस्या का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और करोगे क्या, कोयला बहुत महंगा हो रहा है, टेंशन नहीं है सर, कोयला से लेना देना, बस आप ग्रिड में इनर्शिया दे रहे हो, स्टेबलाइजर से, और एक्स्ट्रा पावर खा जा रहे हो। तो एनर्जी स्टोरेज हमें चाहिए ही, आज नहीं तो कल चाहिए ही। और अगर जितना डिले करेंगे हम लोग कि नहीं नहीं, अभी जैसे इंडिया एक लॉ पास किया है, लागू हो चुका है कि आप दिन में ज़्यादा बिजली खाइए, यूनिट कम कर देंगे। आपके लिए नहीं है, मतलब सिविलियन के लिए नहीं, इंडस्ट्रियल के लिए भी है, और मे भी कमर्शियल के लिए कर देंगे, और हर स्टेट में एक साथ नहीं होगा। लेकिन आइडिया ये कि हम क्या करें, दिन में इतना एनर्जी बन रहा है उसको दाम घटा के बेचने की कोशिश किया जा रहा है। वो आइडिया सही नहीं है। आपको करना है कि उसे रख लो, शाम को दो, नहीं तो शाम को घूम फिर के आप कोयला पे ही चलने लगोगे या नेचुरल गैस पे चलने लगोगे। तो वो उससे बचना है हमें, ये नहीं कि भैया दिन में ही सारा काम कर लो। तो एनर्जी स्टोरेज कंपलसरी है, मैं एकदम क्लियर, बिना उसके देश फंस जाएगा। और थैंकफुली टेक्नोलॉजी आ चुकी है। थैंकफुली मैं देख रहा हूँ कि आसनसोल वेस्ट बंगाल में लोग थोड़ा गाड़ी खोल रहे हैं, लेकिन इसी पे टूट पड़ना है। और अगर सही में देश को आगे ले जाना है तो सी बेस्ड ये करना है, क्लोज सी बेस्ड पम्प्ड हाइड्रो करना है, या इसराइल से जाके, और इसराइल से तो अपनी दोस्ती भी है, उनसे बात कर सकते हैं। बाय द वे चाइनीज कंपनी ने इसराइल में बनाया है, तो आई एम नॉट श्योर कि कितनी अच्छी दोस्ती है। तो बट बिना एनर्जी स्टोरेज के हम लोग बोल जाने वाले, ये कंपलसरी है। जैसे बोले बिना इंटरकनेक्ट के हम लोग भगवान भरोसे चल रहे हैं, बिना एनर्जी स्टोरेज के घूम फिर के कोयला पे ही चलेंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, मैं हम फिजिक्स इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में वही समझिए कि थैंकफुली ये मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इंडियन रूलिंग क्लास जो है कि भैया एनर्जी इंडिपेंडेंस कीमती है। आप मार कह लो हम आज़ाद हैं, कल को ओपेक बोलेगा बट हम लोग सही में, अरे सर 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 क्या कर रहे हो सर, बच्चे की जान लोगे क्या, हम लोग को मांगना पड़ता है। ऐसा हालत हो जाता है इंडिया का, हो चुका है कई बार, कि भैया बाहर से मांगना पड़ रहा है बहुत जोर से। हम लोग को डॉलर कमाना पड़ रहा है, क्यों कमाना पड़ रहा है डॉलर, ओपेक में क्या देंगे। और वो तो शुक्र मनाइए कि रशिया इतना करप्टेड था कि वो यूक्रेन से लड़ा तो पिट गया, तो भैया सस्ते में तेल हमें बेच रहा है। वो तो तुक्का मनाइए, हमारे पास तेल थैंकफुली 100 रुपया लीटर से नीचे बचा हुआ है। हर स्टेट में नहीं है मुझे पता है, लेकिन मेजॉरिटी 100 रुपया लीटर में ही आसपास चल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट हम लोग नहीं है। कल को वो झड़क गया कि नहीं कब तक हमारा फायदा उठाओगे, हमको अब तुम मतलब ज़्यादा दाम पे, तो हम लोग बोल जाएंगे कोई फायदा नहीं है। कहने को आप 75 ईयर से इंडिपेंडेंस चल रहे हो, कोई फायदा नहीं है ना, तेल तो बाहर से आ रहा है। तो इंडिपेंडेंस प्राइसलेस होता है, तो उसके लिए अगर आपको खर्चा करना पड़ रहा है आप करोगे। और दूसरा एक बात है, चीप एंड अबंडेंट पावर चाहिए। अगर आप चाहते हो देश की तरक्की हो, मैं जितना भी इंडियन गवर्नमेंट का ये देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं, मैंने नीचे लिंक दे दिया, वही कोल पावर प्लांट का, वो इंडिया का पहला है, काफ़ी उसका मतलब बड़े तरीके से अनाउंस किया। उसमें 3 यूनिट बनना है, 1 यूनिट चालू हो चुका है, 2 और यूनिट ऐड किया जाएगा, 600 मेगावाट चालू है। तो उसका बारे में कि ये इंडिया प्रगतिशील देश है, यानी कि हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो हमें क्या चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पे समझना मुझे, सस्ती एनर्जी चाहिए। ये नहीं कर सकते कि एक काम करो ना, 150 रुपये पर यूनिट कर दो, लटक जाएंगे। इसीलिए न्यूक्लियर में नहीं जा सकते, हमें सस्ती बिजली चाहिए। सोलर सबसे सस्ता है, विंड काफ़ी सस्ता है, लेकिन उस सबको हम लोग उस पर भरोसे देश क्यों नहीं चला, क्योंकि इंटरकनेक्ट्स उतने नहीं है और एनर्जी स्टोरेज नहीं है। तो इकोनॉमिक्स हमें एक अच्छा एक मौका दे रहा है कि देखो भैया औजार आ गया है, मौका देख के चौका मार लो, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक्स रेडी है कि सर आपको देश को आगे बढ़ाना है, देश तरक्की चाहिए, देश में आपको नौकरी चाहिए, टूट पड़ी है, इंटरकनेक्ट्स बनाइए। कई सारे टेंडर निकले, हज़ारों लोगों की, हज़ार क्या, कम से कम 10-20 हज़ार लोगों का नौकरी लग जाएगा। फिर आप एनर्जी स्टोरेज के पीछे करें, जितने कोल पावर प्लांट्स को आप ये डिकमीशन कर रहे हैं, डिकमीशन नहीं करना, हाँ मतलब ऑब्वियसली कोल वाला यूनिट को आप डिकमीशन कर दोगे, लेकिन प्लांट जो करते हो रहेगा, वहाँ लोग काम करेंगे, पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाएगा, पानी का भी कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये सब आप आराम से कर सकते हो। ये अब हम दिख रहा है मुझे कि गवर्नमेंट उतना सीरियस नहीं है, लेकिन समझ उनको आ चुका है कि अगर देश को आगे ले जाना है, सस्ता बिजली चाहिए और खुद का चाहिए। आपको सस्ता ना तो फॉसिल फ्यूल दे सकता है, आप मार कह लो कोयला का दाम देखिए कितना बढ़ते जा रहा है। आप इसको कंपेयर कीजिए 2000 से वर्सेस नाउ, तो सोलर पैनल का दाम घट रहा है, विंड का दाम घट रहा है, और ये सब का दाम और घटेगा। तो कोयला में तो ऐसा होना ही नहीं, फॉसिल फ्यूल पे हम लोग चल नहीं सकते, नेचुरल गैस बाहर से आता है। तो हम लोग को एकदम क्लियर हो गया, इंडिपेंडेंस के लिए खुद का पावर चाहिए। दूसरी बात, चीप एंड अबंडेंट चाहिए, सस्ते में निपटना है। न्यूक्लियर सस्ते में नहीं निपटता, इसलिए न्यूक्लियर के बारे में मुंह मत खोलिएगा। जहाँ पे भी आप लोग मुंह खोलिए न्यूक्लियर के बारे में, इसका मतलब है कि आप पढ़ाई नहीं करते हो। आपको 3000 करोड़ का ओवर बजट नहीं समझ में आ रहा है, तो आई एम सॉरी, वो इंडियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का है। कभी देखिए कितना सारे वो सब ओवर बजट जाते हैं, किसी भी देश का, टेक इट एंड गो।
तो हिसाब वही, फॉसिल फ्यूल हमेशा महंगा होता जाएगा, ये फिजिक्स बेस्ड है, इसका कुछ नहीं कर सकते। ओपेक आज जितने दाम में बेच रहा है, कल उसे उससे डबल दाम में बेचना ही पड़ेगा। ये अमेरिका का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी था कि एक टाइम में वो समझदार हुआ करते थे। 1998 में उन्होंने प्रोजेक्ट कैंसिल किया था, वो एक्वा मरीन प्रोजेक्ट। उनका आइडिया था कि हम लोग तेल कैसे बनाएं, कि उस टाइम ओपेक से लड़ाई हो गई थी, ओपेक तेल काट दिया था उनका, जो ऑयल एम्बार्गो कहते हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ, तेल काट दिया, तो अमेरिका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था बहुत 70s में कि हमें देश को आज़ादी देना है। मतलब उस टाइम उनका लॉजिक था कि आज़ादी ले लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करके क्या फ़ायदा। तो इसी उस टाइम समझदार होते थे, उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हिसाब आ गया, मैथमेटिक्स क्लियर हो गया। ज़मीन पे हम लोग नहीं उगा सकते ऑयल, क्योंकि जितना चाहिए आपका खाना महंगा हो जाएगा। तो ठीक है, ज़मीन पे मत उगाओ, क्या करो, समुद्र में उगाओ। समुद्र में क्या है, पानी, पानी में क्या है, नमक। नॉर्मल चीज़ नहीं टिकेगा, आपको सी वीड बायोफ्यूल चाहिए। उन्होंने क्लियर कर लिया, रिसर्च कर दिया। उस टाइम वो प्रोजेक्ट को बंद किया गया था, क्योंकि हिसाब ये आया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट था कि $15 पर बैरल उस टाइम में प्राइस था ऑयल का, ओपेक की तरफ से। और जो घटा था, क्योंकि वो $70-80 पहले चल गया था, जो ऑयल एम्बार्गो के टाइम में पागल जैसा दाम बढ़ा दिए थे। तो उनका था कि अभी जो प्राइस है उससे हम मिनिमम 2x जाएंगे, जो कि सबको पता था 2x तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बोल रहे हैं, 3x चल जाएंगे। अब रहा बात कि 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे, ऑयल बैरल का अभी का प्राइस उससे ज़्यादा है। अगर वो उस टाइम पकड़े रहते कि ठीक है ना, हम बनाना शुरू करते हैं, जैसे बोल रहे हैं सोलर का दाम घटेगा, विंड का दाम घटेगा, सीवीड बायोफ्यूल का दाम घटेगा, ये बात अगर उनको उस टाइम में 1998 में पता रहता, आज हमें पर्यावरण के बारे में सोचना नहीं पड़ता। और इंडिया वही वही बेवकूफ़ी कर रहा है, हम ना एथेनॉल बनाएंगे, इसलिए खाने को खाना नहीं मिल रहा है, पनीर अब 150 रुपया किलो हो ही गया है, और यहाँ पे इनको चाहिए हमको एथेनॉल बनाना। सर, सारे फार्मर शुगर कैन लगाने लग जाएंगे और फिर बोलोगे भैया चावल इंडिया में महंगा क्यों हो रहा है, और टमाटर का दाम तो बोलने का ही जरूरत नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर रिन्यूएबल्स पे अच्छे से कूदते हैं तो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। और ये एकदम क्लियर हो गया, बोल रहे अबंडेंट चाहिए, यानी कि किसी को भी कहे सर मेरे को यहाँ पे फैक्ट्री लगाना, कोई टेंशन नहीं, कितना बिजली चाहिए सर, 500 मेगावाट, कोई टेंशन नहीं सर, टेक इट एंड गो। ये अगर नहीं हुआ, इसलिए बोला इंटरकनेक्ट भी जरूरी है, ये नहीं हुआ, यहाँ फैक्ट्रीज ही नहीं खोलेंगे। आपको लगता है फैब्रिकेशन लैब जो ताइवान में लगता है वो सब मतलब कम बिजली में चलता है इतना ज़्यादा बिजली चलता है, कुछ कुछ का अपना पावर प्लांट है, दूसरा नहीं, अपना पावर प्लांट है। इस लाइक भाई के इधर उधर करें, हम अपना पावर प्लांट चला रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फॉसल फ्यूल महंगा होते चला जाएगा, रिन्यूएबल्स घटते चला जाएगा, ये एकदम क्लियर है, फैक्चुअल है। तो हमें यही करना है कि हमें इसे एब्जॉर्ब करना है। अगर हमारा ग्रिड रेज नहीं रहेगा, इंटरकनेक्ट्स के माध्यम से, आपका एनर्जी स्टोरेज के माध्यम से, हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और वही समझिए, एक्सेस पावर को हम लोग को एब्जॉर्ब करना है बिना कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट मतलब मरे, कर्टेलमेंट मतलब मरे, कर्टेलमेंट नहीं होना है। ये आपको इंडिया का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिए, इंडिया टुडे की तरफ से मैंने निकाला है, और बहुत जगह और भी चेक किए हैं, घूम फिर के यही नंबर है कि 2014 में 3.7 गीगावाट इंडिया बम बम सोलर बना रहा था। क्या बात है। 2024 मतलब वो पता नहीं क्यों हमारा टैक्स ईयर ऐसा ऑफसेट है, 2023 टू 2024 वो 74.3 पे चल रहे हैं अभी। ये अभी की बात हो रही है, 20 गुना भागे हैं हम लोग 10 साल में। इसीलिए बोल रहे सोलर का दाम घट रहा है। बोले नहीं पैनल महंगा है, पैनल महंगा है, ये बात एकदम सच है। पहले आपका पैनल आता था 10,000 रुपए का, आज पैनल आता है 15,000 का। बस अंतर है, पहले 10,000 में आपको 100 वाट मिलता था, आज 520 वाट मिलता है। और क्या ये और डेवलप हो सकता है, क्योंकि एक लिमिट है, क्योंकि ये समझिए मार्केट का जो इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ रहा है ना, तो एक पॉइंट से ज़्यादा नीचे आप दाम नहीं घटा सकते, ये बात एकदम फैक्चुअली। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि सोलर का दाम घटेगा? सोलर अभी सिंगल जंक्शन है, कल को डुअल जंक्शन कर दिया जाता है तो उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। 15% से 20% पे अभी हम लोग रो रहे हैं, वो 35 से 40% पे हम लोग रोएंगे जब डुअल जंक्शन कर देते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं, पैनल वही है, सेम साइज है, पैनल का दाम बढ़ भी जाएगा इन्फ्लेशन के चलते, 15,000 की जगह पे वो 20,000 का हो जाएगा। लेकिन पावर जो है, जहां पे आप पहले 100 वाट के लिए रो रहे थे, फिर 500 वाट के लिए रो रहे हो, अब आप रोगे 1 किलोवाट के लिए, एक पैनल से। समझे? इसीलिए कहा जा रहा है कि सोलर का दाम घट रहा है। ऐसा नहीं कि विंड टरबाइन सस्ते होते जा रहे हैं, विंड टरबाइन जितना ज्यादा बिजली दे रहा है कि इसलिए अरे सर ये कई मिलियन डॉलर का टरबाइन है, ओए ओए कितना कितना मेगावाट दे रहा है सर, 5 मेगावाट दे रहा है। फिर उससे भी महंगा गया, लेकिन अब ये 6 मेगावाट दे रहा है। अभी एक थोड़ा बह गए, जनरल इलेक्ट्रिक थोड़ा बह गए, हाइलाइट एक्स बना दिया, 16 मेगावाट का है एक टरबाइन, टेक इट एंड गो। तो उसका दाम कितना भी हो, 16 मेगावाट दे रहा है ना, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बोल रहे हैं सोलर और विंड का घटेगा। सोलर तो इंडिया में ही उड़ रहा है, ये सोचिए भले, और ये अब हम लोग फंसने वाले पे आ रहे हैं। अगर अभी हम लोग कर्टेलमेंट को तुरंत अभी ब्रेक लगाना नहीं शुरू किया, यानी कि बिजली गटकने का रास्ता नहीं बनाए, तुरंत होगा कि फिर इंडिया में आप 2025 2030 तक में दिखने लगे भैया ग्रोथ स्लो क्यों हो गया, क्योंकि अब ROI नहीं होगा लोगों का कि सर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बचाने का कैपेसिटी चाहिए और राउंड द क्लॉक पावर चाहिए हमें। इंडिया इस मामले में पीछे चल रहा है।
राउंड द क्लॉक का मतलब होता है कि दिन भर सुबह शाम चलता रहे पाए, मतलब आपको सोचना नहीं है, बेसिकली स्विच चालू करो, सोचना नहीं है। जैसे आप कभी ध्यान दोगे, अमेरिकन इलेक्ट्र आप कोई भी पिक्चर देखिए, कोई भी टीवी शो देखिए, उसमें कभी इंडिकेटर नहीं होता किसी चीज़ में। आप कभी ठंडे दिमाग से देखिए, आपको ध्यान देना है ना कि देश अमीर है या गरीब है। अगर देश के बिजली के सर्किट में इंडिकेटर से देश गरीब है, क्योंकि लाइन भागता है, हमें पता चलना चाहिए कि लाइन है कि नहीं। मुझे बाद में समझ में आया, बड़ा अफसोस लगा, बट है तो क्या करें। अब मेरे यहाँ तो ऐसा ऐसा लाइन भागता है कि क्या बात करें। मैं क्लियर कर देता हूँ, हर स्टेट में सेम हालत है, ज़रूरी नहीं है। जैसे गुजरात काफ़ी अच्छा चल रहा है, एक दो और स्टेट भी काफ़ी, पंजाब भी काफ़ी हद तक अपने आप को सुधार चुका है, लेकिन कुछ और स्टेट्स हैं जिनका 30,000 करोड़ का चूना लग रहा है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार कह रही है। 30,000 करोड़ का चूना एक स्टेट का, बाकी सारे स्टेट का सुनिएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर इकोनॉमिक्स नहीं सपोर्ट किया तो हम लोग बोल जाएंगे। और राउंड द क्लॉक चाहिए, टेक्नोलॉजी है थैंकफुली, इसीलिए मैं जितना भी चीज़ बात कर रहा हूँ ये इंडिया को सूटेड है, इंडिया में लगाने वाला है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अब बात यही है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास विल है लॉन्ग टर्म का, क्या इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास टर्म है लॉन्ग टर्म में तुक्का मारना है। जैसे सोलर में एक तो मतलब समझिए स्कैम जैसा काफ़ी लोगों को लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया, मतलब आई थिंक 4,000 करोड़ या कुछ अच्छा खासा खर्च किया है कि भैया इंडिया में सोलर पैनल बनाओ। चाइना से सेल ला ला के तुम यहाँ पैनल पैकेजिंग कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, सेल बनाओ। तो उसके लिए पैसा लिया, पैनल बना, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं कि 90% हो गया है कि 99% हो गया है, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी हद तक कम कर दिया। सोलर पैनल हम संभाल लेंगे, लेकिन वो सारे पैनल हम लोग नहीं बेच रहे हैं। मतलब इंडिया में बन के इंडिया में नहीं बेचा जा रहा है, वो सारे अमेरिका चल जा रहे हैं। काफ़ी लोग कह रहे क्या फ़ायदा हुआ, हमें फिर चाइनीज़ वाले खरीदने पड़ रहे हैं, और इंडिया में मेड इन इंडिया पैनल खरीदी का दाम ज़्यादा आ रहा है। तो रहा बात कि क्या इससे हमारा नुकसान है? नहीं। बोले ऐसा क्यों? तेल तो अभी भी चाहिए ना सर, तो डॉलर आ रहा है तो तभी ना तेल आएगा आपका। तेलवा कहाँ से आएगा आपका? इसीलिए हम बोले तेल कहाँ से आएगा आपका? तो अभी कोई भी इंडिया में डॉलर ला रहा है, आपको रोना नहीं है। आपका तेल तभी आएगा जब तक लोग डॉलर ला रहे हैं, नहीं तो पाकिस्तान जैसा हालत हो जाएगा। अच्छा समझ लीजिए, डॉलर चाहिए तभी तेल आएगा। तो वही समझिए, एकदम क्लियर कट कर देना है, हमारे पास सारा चीज, हिस्ट्री दिखा रहा हूँ आपको मैं, फ्यूचर नहीं, हिस्ट्री दिखा रहा हूँ कि 2014 में अगर आप किसी को बोलते कि भाई कल ना थारा भाई इंडिया में 70 गीगावाट होगा, लोग हंसते, बोलते भाई का फूक रहे हो, हमें भी दो। हो गया, आई वॉज अलाइव, आई एम स्टिल अलाइव। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास मार्केट रेडी है, मार्केट भागने को बैठा हुआ है। सर आप मौका दीजिए, हम चौका मारते हैं। हमें बस इंटरकनेक्ट्स बनाना है, कोल पावर प्लांट्स को एनर्जी स्टोरेज में बदल देना है, और हो सके तो पंप्ड हाइड्रो पे चढ़ना है। और अगर सही में आगे बढ़ाना है देश को तो आपको सीवीड में आता ही पड़ेगा, नहीं तो एंड में कोई फायदा नहीं है, तेल बार बार आपको खरीदने में लुट जाइएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बढ़ सकते हैं। अब रहा बात की ठीक है, आइडिया ये बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? थैंकफुली इंडिया का इकोनॉमी अभी ठीक ठाक चल रहा है, कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, कंपेयर टू श्रीलंका, कंपेयर टू बांग्लादेश, कंपेयर टू पाकिस्तान, अच्छा चल रहा है अपना इकोनॉमी। तो हमारे पास, हम लोग को सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र फायर करना है। वो ब्रह्मास्त्र क्या है? इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को रोकना है, और कुछ नहीं करना है। ये चाइना का ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण था कि वो लोग इस बात पे मिसाइल मार दी है कि नहीं भैया आप गरीब हो, हम गरीब हैं, हम बिजली चोरी करेंगे नहीं। गरीब हो तो गरीब जैसा रहो, इन्हें गरीब हैं, एसी हैं, और आपका एसी का बिल आ रहा है 350 रुपया, इस लाइक है वो नहीं। अगर इंडिया में ऐसा चलता रहा कि ये स्टेट, सर आज हमारे पास 3,000 करोड़ का चूना लगा है, सर आज हमारे 60,000 करोड़ का चूना लगा है, इस लाइक सर वैसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो डेट बन जाता है, देश पे उधारी बन जाता है, फिर देश को पैसा छापना पड़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, फिर आप भूखे मर जाते हो। तो हमें इस पे मिसाइल मारना है इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट में। गुजरात ऑलमोस्ट मुझे पता नहीं, जब मैं एज ए अडल्ट गया, बचपन में भी गया था, तब ये पता था कि वहाँ ये मतलब लाइन भागता नहीं है। एज ए अडल्ट गया, भैया गन्ना का चलाने वाला मोटर से चला रहा है, वो मोटर इसमें लगा हुआ है, लाइन में लगा हुआ है, और वो लाइन में मीटर है, गन्ना का जूस वाला का बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली उनका सस्ता पड़ेगा, आप कितना भी हिसाब लगा लो, आपको 2 हॉर्स पावर का वो ड्र वाला ले लेते हो, उसमें कितना तेल लगेगा वर्सेस भैया 2 यूनिट में काम हो जा रहा है, टिकट एंड गो। ऑब्वियसली उसकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी। हमारे मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट जो रिलेटिव्स हैं, जो इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, लिटरली बता रहे भैया कैलकाटा में मेटल पे कटवाने का, लेजर कटवाने का दाम गुजरात से ज़्यादा है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए बोले भैया आपका कैलकाटा में जाइए, सब लोग जनरेटर रखा है, जनरेटर में तेल डालना पड़ता है। गुजरात में भी सब लोग जनरेटर रखे, बस कभी कभी चलाते हैं, बस चेक करने के लिए, क्योंकि लाइन भागता नहीं है। तो बहुत बड़ा अंतर है। हमें यही इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पे ब्रेक लगाना है, कस के लगाना है। ये बेवकूफ़ी नहीं कर रही है वेस्ट बंगाल वाला कि भैया टाटा नैनो बना लो और उसके बाद फिर भैया छोड़ के उधर चल जाओ, टाटा नैनो भी डूबेगा, आपके गांव भी डूब जाएगा। वो नहीं करना है, वो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पे ब्रेक लगाना है, तभी पैसा आएगा। वो पैसा को हमें इंटरकरेंट्स पे खपाना है और एनर्जी स्टोरेज पे खाना है, तब ये लाइन भागता रहेगा। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा।
तो हिसाब में ये समझिए कि बिना ग्रिड के हमारा मोमेंटम जो है खो सकता है, यानी कि जो इंडिया का स्पीड बढ़ रहा है एकदम, बोले 2014 में अगर आप किसी को बोलते कि इंडिया में 70 गीगावाट होगा, लोग बोल रहे कहाँ है भाई, बट हो गया। अब यही मोमेंटम को और आगे आप ले जाइए, आराम से देखते देखते इंडिया होगा सर 1% सोलर से आ रहा है, सर 10% आ रहा है, सर 40% आ रहा है, सर 95% आ रहा है। पॉसिबल है, मैथ है, सरफेस एरिया है, सब है, बस ग्रिड होना चाहिए। नहीं तो ग्रिड अगर बोलने लग गया कि जैसे भैया दिन में आपको ग्रिड बंद करना पड़ रहा है, हमारा मोमेंटम खत्म हो जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोगों का खत्म होगा, तुरंत लोग पैर खींचना शुरू कर देंगे, तुरंत हम लोग बोल जाएंगे और प्रोग्रेस लुटक सकता है। जैसे साउथ अफ्रीका में ये हुआ कि वहाँ पे लोग सोलर फार्म लगाए, वहाँ करप्शन के चलते हुआ, बट वही था कि उन्होंने सोलर फार्म लगाया, एक्सेस पावर बेचने लगे, तो सरकार की बेइज्जती हो गई कि भैया तुम बिजली दे रहे हो तो कैसे काम चलेगा, तो एक काम करो सारा पैनल तोड़ दो। मजाक नहीं करो, ये एक्चुअली हुआ है साउथ अफ्रीका में, एक्चुअली हुआ कि भैया तुम्हारा एक्सेस क्यों जनरेट हो, यानी तुमने वो एक्सेस, हमेशा आप सोलर पैनल एक्सेस लगाते हो क्योंकि धीरे धीरे जब कैपेसिटी घटेगी तब भी आप चाहोगे ना कि आपके पास रहे, कि मतलब एक बार आप खर्चा कर रहे हो 2020 में आप खर्चा कर रहे हो, आप करोगे उसका सोलर पैनल की लाइफ मान लीजिए 30 ईयर्स है, तो आप कोशिश करोगे 30 ईयर्स के बाद मेरा क्या होगा, तब हमको तुरंत बदलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, तो उस हिसाब से उन्होंने रखा था। तो ऑब्वियसली शुरू के साल में सरप्लस हो रहा था, नहीं काम करो उसको तोड़ दो, इंडिया बहुत नजदीक जा रहा है उसके, इंडिया का पूरी दुनिया जा रही है। ये है कैलिफोर्निया का जो सबसे कॉमन आप लोग सुनेंगे सोलर के कारण था, डक कर्व। ये है डक कर्व। डक कर्व क्या है, समय को लीजिए 12 बजे रातिया के और 12 बजे दिन के, नहीं मतलब नून टू नून आप देख लो, तो इसको कैसे बोले, मतलब एक दिन से दूसरे दिन में देखिए। हाँ, तो आपका है कोई टेंशन नहीं, कुछ है, धूप निकलना शुरू हुआ, ठीक है, सोलर पैनल्स बम बम, हम बिजली भी देते हैं, बिजली देना शुरू किया, लोड घटना शुरू हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लोड खत्म, ग्रिड पे लोड नहीं है, सो पूरी तरह से पूरा कैलिफोर्निया 2023 में 2024 में धूप पे चल रहा है, मतलब बंद आपका अराउंड। शुरू शुरू में तो थोड़ा देर के लिए घटता था, आप छूने लग गया, ठीक है, और फिर जैसे ही धूप डूब जाता है आपका, समझिए 4 साढ़े 4 बजे डूबना शुरू होता है, आपका 6:30 तक डूब जाता है, फिर लोग घर आते हैं ऑफिस से और उस टाइम खूब लोड बढ़ता है तो स्पाइक आता है, तो ये हुआ डक कर्व। प्रॉब्लम ये है डक कर्व एक ट्रेंड दिखाता है, अगर आप शुरू करते 2015 में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, 2016 में अच्छा थोड़ा सा नीचे आने लगा है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, 2017 में थोड़ा और नीचे आ गया, 2019 में और नीचे, 2020 में एकदम सटने पे आ रहे हैं, 2023 में छूने लग रहे हैं। अब यहाँ छूने का मतलब आप समझ रहे हैं, पावर प्लांट बंद करना पड़ रहा है, बिजली का कीमत घट गया, नेगेटिव में चल गया, ग्रिड स्ट्रेन में चला गया, ये लाइन आप छू नहीं सकते, जीरो, ये 0% जो है, गीगावाट की बात हो रही है, ये छू नहीं सकते। और ये मतलब रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़िया नहीं है, नहीं तो अगर एक दो दिन का देंगे, कुछ कुछ दिन में ऐसा हुआ कि कई 100 मेगावाट इन्हें बंद करना पड़ रहा है, ओवर प्रोडक्शन है। ठंडे दिमाग से सुनिए, 100 मेगावाट का ओवर प्रोडक्शन है, इन्हें बंद करना पड़ रहा है कि भैया क्या करें, पूरा कैलिफोर्निया चला रहे हैं और कैलिफोर्निया अच्छे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो बिजली बेच नहीं पा रहे। और सेम चीज आपके जर्मनी में हो रहा है, भैया उनका नॉर्दर्न साइड बम बम पावर है, साउथ में देने के लिए बिजली का लिंक नहीं बनाए हैं, तो भैया बंद करो, और क्या करोगे। और ये इंडिया में भी होने लगा है, बस मुझे एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता है कि कितना रेट से हो रहा है ये तो पता है, डक कर्व इंडिया में भी है और काफी लोगों का डिस्कशन में देख चुका हूं है, कितना रेट से हो रहा है वो नहीं पता है। और इंडिया में भी आपको देखेंगे कई जगह पे आप विंड टर्बाइंस फार्म देखेंगे बंद रहता है। अगर आप इस तरह का फार्म देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं भैया टर्बाइन बेमतलब का बंद है और कोई आदमी उस पर काम नहीं कर रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, यानी कि कर्टेलमेंट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप जाके खुद देखो, कर्टेलमेंट होने लगा है। और कर्टेलमेंट का मतलब होता है कि प्रॉफिट आना बंद। प्रॉफिट आना बंद मतलब ये सामान कबाड़ बन जाता है, और ये कबाड़ बन गया तो फिर दूसरा लोग और नहीं लगाएंगे, और वो हुआ तो हम लोग बोल जाएंगे, क्योंकि आप देखो यहां से यहां इतना कैसे स्पीड से बढ़ गया, क्योंकि बिजली खरीद रहा था। अब आने वाला 2-3 साल में ये ट्रेंड धीरे होना जाए, अगर कैलिफोर्निया तुरंत कुछ नहीं किया इसका, कि भैया तुरंत क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तुरंत इनको बिजली खाना है। तो वही ग्रिड पावर कर्टेलमेंट मतलब हम अपने भविष्य को बाय बाय कर देते हैं। तो आरओआई जरूरी है, तभी रिन्यूएबल्स आगे बढ़ेगा, और आरओआई होगा तो पब्लिक करेगी, खुद करेगी। जैसे कि मैं सोलर पैनल लगा रहा हूँ, अभी हमारे सामने एक फ्रेंड लगाए हैं 20 किलोवाट का, वो थक गया बिजली से, हमारे यहाँ बिजली बहुत खराब है, थक गया बिजली पर, भाई हटाओ यार, हटा ही दो, खत्म करो। मैं जाता हूँ कोर्ट केस के लिए लंबा दूरी में, बहुत सारे पेट्रोल पंप, बिजली क्या होता है, हम जनरेटर पे ही चल रहे थे, एक काम किए, बिजली हटा ही दिया और सोलर पे चल रहा है, सोलर प्लस जनरेटर, उन्हें टेंशन ही नहीं लेना है, इसलिए टेंशन नहीं लेते, काम खत्म। और तेल का तो टेंशन नहीं, तेल उनके पास रहता ही है, उनको लोड ही नहीं लेना पड़ रहा है, थक गए, ऐसा हो जा रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि लोग हंसी खुशी करेंगे, लेकिन आप चाहते हो कमर्शियल सेक्टर में हो, हम लोग करने लगे, यानी हम लोग फ्रस्ट्रेट होकर कर रहे हैं। गवर्नमेंट करे ताकि सर आप अपने पास सोलर लगाओ, लोड मत लो, लेकिन अगर सब कोई वैसा करने लग रहा है, यानी कि हमारा जो, क्योंकि इंडस्ट्री उतना नहीं कर सकती ना, तो दिक्कत हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ हमारा ग्रिड बहुत नाजुक कड़ी में अभी है, अगर तुरंत अभी इसे रीइंफोर्स नहीं किए, हमारा कल का मोमेंटम खत्म हो जाएगा।
अब वही समझिए, हमें कर्टेलमेंट्स आगे चलना है, यानी कि ये लाइन नीचे जाए उससे पहले सर एनर्जी स्टोरेज आपका लाइन नीचे जाने तो दीजिए ना सर, अरे और लगाइए हम खरीद लेंगे, सर नीचे जा रहा है खरीद लो खरीद लो। और आपको ग्रिड में स्टेबिलिटी कैसे चाहिए, जैसे ये नॉर्वे का प्रोजेक्ट है, उनके पास एक छोटा सा कोल पावर प्लांट था और वो विंड लगा रहे थे और बोल रहे हैं आजकल विंड में वो नहीं है, मैकेनिकल कपलिंग नहीं है, पहले था। तो पहले क्या करते थे, ब्लेड है, ब्लेड में एंगल्स को कंट्रोल करके आरपीएम कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, उससे एक गियर बॉक्स आरपीएम बढ़ाता था, मतलब आपका ब्लेड आपका 35 आरपीएम चल रहा है, गियर बॉक्स उसे बढ़ा के आपका 1500 करता था और उससे वो जनरेटर चलाते थे। और एग्जैक्टली 1500 पे कैसे रखें, क्योंकि वो सिंक्रोनस है तो वो एंगल चेंज करते थे ताकि वो सही रहे। गियर बॉक्स बोल जाता था, बोले आप हवा से लड़ाई कर रहे हो और ग्रिड इनर्शिया लड़ रहा है और आपका हवा लड़ रहा है, गियर बॉक्स बोल रहा है भैया हमसे ना हो पावे, गियर बॉक्स बोल जाता था, बहुत एक्सपेंसिव होता था। फिर एंड में बीच में एक ट्रिक आया कि एक काम करो, जो आपका इंडक्शन मोटर डबली फेड इंडक्शन मोटर कर दो। तो वो होता क्या था, आपका जो मेन स्टेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी लॉल कर दिया गया कि भैया तुम्हें कितना भी आना है, तो भैया ग्रिड में कैसे डालोगे, उसको डालने के लिए रोटर में काउंटर करंट डालने लगे कि भैया ठीक है कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है, ग्रिड को चाहिए 50, ठीक है हम 50 दे देंगे। सर आपका स्टेटर में बनने लगा 60, एक काम करो 10 हर्ट्ज का एंटी क्लॉकवाइज आप कोर में डालो, रोटर में एंटी क्लॉकवाइज डालो, ऐसे करके वो कॉम्पनसेट कर रहे थे। अब आप बोले बहुत ज़्यादा फचांग नहीं हो गया, करना पड़ रहा था और कोई ऑप्शन नहीं था। अब लोग का आया कि चूंकि सोलर का डेवलपमेंट हो गया, एक काम करो गियर बॉक्स फेंक दो, सर ये डबल इंडक्शन फेड मोटर फेंक दो, कैसे करो सर, नॉर्मल बीएलडीसी मोटर आप जो देखते हो वही लगा दो। तो बोले सर बिजली इन्वर्टर से करो कन्वर्टर। तो अब मोमेंटम खत्म हो गया। तो रहा बात की नॉर्वे के केसेस में जो मतलब आप समझिए ईयू का टॉप ब्लॉक जो है उन सब के पास बहुत विंड है, विंड लेकिन ढिंक चिका है। तो उनका है कि सर कोल पावर प्लांट जो बंद कर रहे हैं उसमें बढ़ के आपका लगा हुआ ही है, क्या बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर, एसी जनरेटर लगा हुआ है। एक काम कीजिए सामने से टरबाइन हटा देते हैं, टरबाइन की जगह बड़का सा फ्लाई व्हील लगा देते हैं, लगा दिए, अब उसको सिंक्रोनस मोड में चलाने लग गए। अब ये प्राइमरी आप समझ लीजिए स्टेबलाइजर हो गया ग्रिड का। और बाय द वे चूंकि रोटर का करंट आप कम बेसी कर सकते हैं, आप पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रिड में पावर फैक्टर को संभाल सकते हैं। पुराना है, बना हुआ था, रखा हुआ था, पुरानी बिल्डिंग है, यूज कर लिया, टेक इट एंड गो। जैसे बोला टेक्नोलॉजी है, आपको कोई अब बोलता ना कि और रिन्यूएबल से ये प्रॉब्लम होगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं कोर लेवल पे, बोल रहे हैं कर रहे हैं, टेक इट एंड गो हो गया, टेक इट एंड गो हो गया है। और एचवीडीसी में भी वही यूज होता है। आप सोचो ना एचवीडीसी कैसे, मतलब चूंकि वो तो डीसी भेज रहा है, कैसे सिंक रखेंगे, हर एचवीडीसी का यूनिट जहाँ पे उसको मेन कन्वर्ट करते हैं, वो सिग्नल लेते हैं आपका मेन ग्रिड से, उससे सिंक्रोनस कंडेंसर चलाते हैं, उस कंडेंसर से आपको बिजली देता है, आपको इनर्शिया मिल जाता है कि जोर का झटका संभाल लेते हैं, पावर फैक्टर ऑफसेट संभाल लेते हैं। यही बेसिकली अभी हमें यही चाहिए, सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस मोटर की पढ़ाई कीजिए वही है। तो वही कर्टेलमेंट से आगे चलना है, यहाँ पे जाए उससे पहले सरकार को रेडी रहना। अरे तुम जाने तो दो ना, अरे सर नुकसान हो जाएगा, अरे तुम जाने तो दो, चला गया कोई बात नहीं, भेजो भेजो हम एनर्जी स्टोरेज कर लें, फिर वो सर शाम में जब सबसे ज़्यादा महंगा बिजली यही होता है शाम में, हम तब बेचेंगे, प्रॉफिट। आप हमेशा वही चाहते हो, देश को प्रॉफिट होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, एकदम क्लियर कर देना, टेक्नोलॉजी, वी गॉट द टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन है हमारे पास बॉल्स है कि नहीं, बॉल्स है, समस्या सॉल्व हो जाएगा। नहीं हुआ इंतजार करिए, कर्टेलमेंट बहुत ज़्यादा होने लगा, देखते थे अरे 70 था, 70 से 170 आने में बहुत टाइम लग रहा है, होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, इंडिया का ग्रिड को कैसे रेडी करें ताकि हम रिन्यूएबल्स पे चल सकें, ताकि देश को आज़ादी मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।